नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में और मैं गिरिराज सर। दोस्तों आज हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एसएडीओ, आरईओ, एडीए, एनएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप 18 तारीख को जो ऑल इंडिया मेगा एग्रीकल्चर टेस्ट होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसकी जो फीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो ओनली 30 रुपये है। उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस ओनली 30 रुपीज़ है। रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसके स्टोर में जाएं, वहाँ पर अवेलेबल है लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन करें। आप हमारी आरईओ एसईडीओ टेस्ट सीरीज़ भी परचेज कर सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जिसमें 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर प्लस 100 क्वेश्चन सी सेट आएंगे जस्ट 499 में। हम हमारी IBPS AFO टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट हैं 299 रुपीज़ में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टमाटर एवं सूरजमुखी पूरे वर्ष भर उगाए जा सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में टोमेटो एंड सनफ्लावर कैन ग्रो अराउंड द ईयर बिकॉज दे आर। हम टमाटर और सनफ्लावर को पूरे वर्ष भर क्यों उगा सकते हैं? क्या वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, क्या वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, क्या वो फोटोप्लास्टिक प्लांट होते हैं, क्या वो डे न्यूट्रल होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डे। वो क्या होते हैं? वो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? वो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से होमोजाइगस होमोजीनियस प्रोजेनी कौन सी? आपको बताना है। ये 4 एग्जाम्पल है जिसमें से होमोजीनियस और होमोजाइगस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? दोस्तों लास्ट लेक्चर मैंने यही पढ़ाया था, आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं हमारा। मैंने आपको प्लांट ब्रीडिंग पॉपुलेशन पढ़ाई थी जिसमें आपको मैंने होमोजाइगस होमोजीनियस का एग्जाम्पल बताया था। उसका उदाहरण होता है प्योर लाइन। क्या होता है? प्योर लाइन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? होमोजाइगस होमोजीनियस का करेक्ट आंसर होता है प्योर लाइन। मैंने आपको हाइब्रिड बताया था कि हाइब्रिड होमोजीनियस हेट्रोजाइगस होता है। सिंथेटिक एंड कंपोजिट जो वैरायटी होती हैं, ये जो दोनों वैरायटी हैं ये हेट्रोजीनियस हेट्रोजाइगस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म का जो प्लोडी लेवल क्या होता है? एंजियोस्पर्म प्लांट में प्लोडी लेवल n होता है, 2n होता है, 3n होता है, 4n होता है। तो आप याद रखना दोस्तों, एंडोस्पर्म के जो भी प्लांट्स होंगे उनका जो एंडोस्पर्म होगा वो हमेशा कितना होता है? ट्रिप्लोड होता है। एंडोस्पर्म हमेशा क्या होता है? ट्रिप्लोड होता है। एंडोस्पर्म 3n होता है। करेक्ट आंसर क्या है? 3n। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि केल्विन साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है C3 प्लांट्स में केल्विन साइकिल में केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद C3 पौधों में कौन सा होता है? फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इन C3 प्लांट। C3 प्लांट में केल्विन साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है दोस्तों वो होता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। और जो C4 प्लांट होते हैं, C4 और कैम प्लांट, उनका आंसर क्या होता है? O है। C3 का क्या होता है? PGA। और जो C4 अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि C4 का क्या होता है, तो C4 का क्या होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और कैम, जो कैम पौधे होते हैं, कैम का भी क्या होता है? यही होता है। कैम का भी क्या होता है? यही होता है। तो C3 प्लांट जो होते हैं उनका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? PG होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चौलाई का पौधा किस प्रकाश संश्लेषण समूह से संबंधित है? मीन्स जो चौलाई होता है एमरैंथस जो खरपतवार होता है वो C3 प्लांट है, C4 है, कैम है, क्या है? तो याद रखना दोस्तों क्या है? C4 प्लांट है। क्या होता है? C4 प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एंटीपोडल सेल्स का प्लोडी लेवल क्या होता है? दोस्तों अगर आपने ओव्यूल का डायग्राम देखा हो कभी, तो ओव्यूल्स में ऊपर की तरफ जो सेल्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंटीपोडल। 3 सेल होती हैं ऊपर। एंटीपोडल कितनी सेल होती है? 3 होती है। 2 नीचे क्या होती है? सिनर्जेट सेल होती है। क्या होती है? सिनर्जेट्स। यहाँ पर एक सेल होती है और बीच में सेंट्रल सेल होती है। बीच में क्या होती है? तो ये सभी सेल क्या होती है? हैप्लोइड होती है। सेंट्रल सेल जरूर क्या होती है? N+N होती है। तो एंटीपोडल सेल जो होती है, एंटीपोडल सेल का प्लोडी लेवल क्या होता है? दोस्तों एंटीपोडल सेल जो होती है ऊपर की ओर होती है, ये एंटीपोडल सेल है। ये क्या होती है? ये N होती है। एंटीपोडल सेल हैप्लोइड होती है। याद रखना एंटीपोडल सेल दोस्तों क्या होती है? N होती है, हैप्लोइड होती है। और जो सिनर्जेट सेल भी होती है नीचे क्या होती है? सिनर्जेट सेल जो होती है वो भी क्या होती है? हैप्लोइड होती है। एक सेल भी क्या होती है? हैप्लोइड होती है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है। तो दोस्तों आप करंट का डाटा जो देखोगे तो कुछ कुछ बुक्स में दिया गया है 136% और 142%। तो ये करेक्ट आंसर है 136 या फिर क्या आएगा 142% आएगा। द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 8 है द एक्सपेक्टेड रेशो बिटवीन द रो व्हीट एंड मस्टर्ड इन इंटरक्रॉपिंग। व्हीट और मस्टर्ड का जो इंटरक्रॉपिंग होती है, हम गेहूँ और मस्टर्ड को जब इंटरक्रॉपिंग में लगाते हैं तो इनकी रो के बीच का जो रेशो होता है, अनुपात होता है, वो कितना होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 9:1 रेशो होता है। कितना होता है 9:1 रेशो होता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि सेटेरिया और रेड ग्राम का रेशो क्या होता है। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में सेटेरिया और रेड ग्राम का जो रेशो होता है, अनुपात होता है, वो कितना होता है 5:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। आपसे पूछा गया एक ही जाति की दो अलग अलग किस्मों के बीच संकरण को क्या कहते हैं। मीन्स एक ही स्पीसीज की दो वैरायटी है, एक स्पीसीज है, इसकी दो अलग अलग वैरायटी है। एक ही स्पीसीज की दो वैरायटी के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है। एक ही स्पीसीज की दो वैरायटी के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन, या फिर इसको इंट्रा स्पेसिफिक भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, सॉरी इंटरवैराइटल है ना, या फिर इंट्रा स्पेसिफिक, एक ही स्पीसीज के बीच हो रहा है तो इंट्रा स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। इंटरवैराइटल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द कल्टीवेशन ऑफ टू क्रॉप्स साइमल्टेनियसली एट द सेम फील्ड इन विच द प्रोडक्शन ऑफ बोथ क्रॉप्स इंक्रीज। मीन्स दो फसलों को एक साथ इस प्रकार उगाया जाए कि जब मुख्य और गौण फसल दोनों फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। मीन्स इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में अगर हम दो क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करते हैं, एक मैन क्रॉप और एक इंटरक्रॉप, अगर दोनों का प्रोडक्शन बढ़ता है तो इस प्रकार के इंटरक्रॉपिंग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं हम, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, सिनर्जेट क्रॉपिंग कहते हैं। करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि टेस्ट क्रॉस, 4 क्रॉस दिए गए, इनमें से टेस्ट क्रॉस कौन सा है। तो आपको मालूम है टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन क्या होती है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जब हम F1 का क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, F1 का क्रॉस जब किससे कराते हैं, F1 का क्रॉस किससे कराया जाए, F1 का क्रॉस उसके रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से कराते हैं। किससे, रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से कराते हैं, अप्रभावी जनक से कराते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ये F1 है और रिसेसिव होमोजाइगस कौन सा, सिर्फ इसी में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन में फिनोटाइप में रेशो क्या होता है। तो दोस्तों कंप्लीमेंट्री का रेशो होता है 9:7। ठीक है, ये 9:6 किसका होता है, पॉलीमेरिक का। 9:6 किसका होता है, पॉलीमेरिक जीन एक्शन का। 13:3 किसका होता है, इनहिबिटरी का। और 15:1 होता है डुप्लीकेट का। किसका, डुप्लीकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में जीनोटाइप क्या होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जो जनरेशन आती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन में जो जीनोटाइप रेशो होता है वो क्या होता है, 1:1 होता है। जीनोटाइप रेशो क्या होता है, 1:1। और अगर फिनोटाइप पूछा जाए, अगर फिनोटाइप पूछा जाए तब भी क्या लगाना है, 1:1। ठीक है, फिनोटाइप पूछा जाए तब भी क्या लगाना है, 1:1। अगर जीनोटाइप कब, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। कब, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशो सेम होता है, 1:1 1:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ क्रॉपिंग कैन बी प्रेफर्ड विथ ट्री। पेड़ वाली फसलों में किस प्रकार की खेती होती है। मतलब पेड़ जो है हम लगाते हैं, अगर खेती के साथ में पेड़ लगाते हैं तो मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं, मोनो या फिर मल्टी स्टोरेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है जीन के एकांतर स्वरूप जो समान लोकस पर स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। एलील क्या होता है, जीन के एकांतर, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन क्या कहते हैं, उसे एलील कहते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जो कि प्रेजेंट इन सेम लोकस। तो करेक्ट आंसर क्या है, एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ 1 ईयर क्रॉप रोटेशन ऑफ मेज पोटैटो ओनियन। अगर 1 क्रॉप रोटेशन है तो इसको हम जो रोटेशनल इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, RI बराबर, रोटेशनल इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, RI बराबर क्या होता है दोस्तों, तो नंबर ऑफ क्रॉप्स। नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी है, 3, ईयर कितना है 1 × 100 और कितना हो जाएगा
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 300। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का। एक फार्मर है जिसके पास 10 एकड़ लैंड है। एक किसान के पास 10 एकड़ भूमि है, 10 हेक्टेयर। वह खरीफ में 5 हेक्टेयर बाजरा सोइंग करता है, 2 हेक्टेयर मक्का लगाता है, 3 हेक्टेयर ज्वार लगाता है और रबी में 5 हेक्टेयर लगाता है। तो उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है। ए फार्मर ऑन 10 हेक्टेयर लैंड ही प्रिपेयर्ड ए प्लान इन विच टेक्स 5 हेक्टेयर फॉर पल्मिलेट, 2 हेक्टेयर मेज एंड 3 हेक्टेयर ऑफ सोरगम इन खरीफ एंड 5 टेक्स हेक्टेयर इन पल्सेस इन रबी। कैलकुलेट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो दोस्तों क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे लगाते हैं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो जो टोटल सोल क्रॉप एरिया कितना आ रहा है 5 + 2 + 3 कितना हो गया 10 और 5 15। तो 15 ऊपर कितना आएगा 15। उसके पास टोटल है कितना, उसके पास टोटल कितना है तो 10 है। ऊपर आता है ग्रोस, नीचे नेट, तो कितना 100 ये। तो आंसर कितना है 150%। आंसर कितना आएगा 150। तो इसका करेक्ट आंसर क्या 150। अगला क्वेश्चन है एम्ब्रो भ्रूण से बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना क्या कहलाता है। मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन होता है तो क्या कहलाता है दोस्तों, इसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन होता है तो उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन मेज 2n = 22 देन द क्रोमोसोम नंबर इन प्लोइडी लेयर। यदि मक्का में 2n = 20 है तो एलिरोन लेयर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों याद रखना एलिरोन लेयर का प्लोइडी लेयर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3n होता है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि एलिरोन लेयर 3n होती है। अगर ये 3n है तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा 30 होगा, क्योंकि 2n = 20 है, n = 10 है, 3n बराबर कितना होगा 30। तो एलिरोन लेयर का क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है 30 होती है। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, स्टेट फार्मिंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ। मीन्स राज की खेती एक प्रकार है, टाइप ऑफ फार्मिंग, सिस्टम ऑफ फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, नन ऑफ दी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सिस्टम ऑफ फार्मिंग। किसका सिस्टम ऑफ फार्मिंग का एक करेक्ट आंसर है। टाइप ऑफ फार्मिंग जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जैसे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, रेंचिंग और ड्राई फार्मिंग। बट ये किसका है सिस्टम ऑफ फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में पूछा गया है रेंचिंग फार्मिंग जो होती है, रेंचिंग फार्मिंग पॉपुलर इन। तो रेंचिंग फार्मिंग मेनली कहाँ पॉपुलर होती है ऑस्ट्रेलिया में। रेंचिंग फार्मिंग कहाँ पर पॉपुलर है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग रेस्पेक्टिवली। सहकारी काश्तकार खेती में स्वामित्व और संचालन क्रमशः होता है। तो ओनरशिप और मैनेजमेंट, ओनरशिप जो होती है वो क्या होती है कलेक्टिव होती है और मैनेजमेंट क्या होता है इंडिविजुअल होता है। याद रखना आपको, सहकारी काश्तकारी कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग में ओनरशिप जो होती है कलेक्टिव होती है और मैनेजमेंट क्या होता है इंडिविजुअल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोसिस टर्म इज गिवन बाई। हेट्रोसिस टर्म किसके द्वारा दी गई दोस्तों, हेट्रोसिस टर्म इज गिवन बाई GH सल। हेट्रोसिस टर्म इज गिवन बाई GH सल के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25, इफ 10 से लेके 49% टोटल इनकम फार्म ऑब्टेन बाई एडजॉइनिंग बिजनेस। मीन्स किसी फार्म की कुल आय का कम से कम 10% तथा अधिकतम 49 सहायक उद्यमों से प्राप्त होता है तो इसे क्या कहते हैं। मीन्स एक फार्म है जहाँ पर अलग अलग एंटरप्राइजेज हैं, अलग अलग जैसे क्रॉप प्रोडक्शन है, डेयरी है, फिशरीज है, ठीक है। तो जो सहायक उद्यम होते हैं, ठीक है, एडजॉइनिंग, अगर उनसे इनकम जो 10% कम से कम 10% या फिर मैक्सिमम 49%, तो ये होता है मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर। किसके अंदर मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर। क्या कहते हैं इसे हम दोस्तों मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है मिक्स्ड फार्मिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत कौन सी फंगस नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सी फंगस कवक एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत नहीं आती है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है न्यूरोस्पोरा। क्या इसका करेक्ट आंसर है न्यूरोस्पोरा, सॉरी इसका करेक्ट आंसर है एल्बिगोड। इसका करेक्ट आंसर क्या है एल्बिगो। कौन सी फंगस एस्कोमाइसिटीज में नहीं आती है, तो आंसर है एल्बिगो जो है कैंडिडा, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंतर्गत आती है या फिर फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत आती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्ट कवक में रिपीटिंग स्पोर कौन सा होता है। रस्ट जो फंगस होती है रिपीटिंग स्पोर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रस्ट कवक में रिपीटिंग स्पोर कौन सा होता है। रस्ट कवक में रिपीटिंग स्पोर कौन सा होता है दोस्तों, तो यूरोडोस्पोर होता है। कौन सा होता है यूरोडोस्पोर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरा की अर्गट बीमारी किससे होती है? बाजरा की अर्गोट डिजीज फंगस क्लेविसेस फ्यूसिफॉर्मिस से होती है। किससे होती है? क्लेविसेस फ्यूसिफॉर्मिस से होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की टोंगरो डिजीज का वेक्टर कौन सा होता है? धान की टोंगरो डिजीज का वेक्टर जो होता है वो ग्रीन लीफ ऊपर होता है। कौन होता है? ग्रीन लीफ ऊपर टोंगरो डिजीज का क्या होता है? वेक्टर होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्रोमीटर इज यूजफुल टू मेजर। साइक्रोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो आंसर है ह्यूमिडिटी। क्या मापते हैं? साइक्रोमीटर से ह्यूमिडिटी का मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया वर्टिकल रेजिस्टेंस का और क्या नाम है? तो मैंने ये लेक्चर पढ़ा दिया है, आप हमारे पुराने लेक्चर देख सकते हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। वर्टिकल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम होता है ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंस। वर्टिकल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द किसके द्वारा दिए गए? हार्वेस्ट इंडेक्स टर्म इज गिवन बाय डोनाल्ड। हार्वेस्ट इंडेक्स टर्म किसके द्वारा? डोनाल्ड के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट ऑन अनदर इज नोन एज। किसी पौधे द्वारा किसी दूसरे पौधे के ऊपर पड़ने वाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हानिकारक प्रभाव क्या कहते हैं? मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हार्मफुल इफेक्ट होता है एक प्लांट का दूसरे प्लांट पर, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे एलोपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? एलोपैथी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, प्लांट ब्रीडिंग इज ए। प्लांट ब्रीडिंग क्या है दोस्तों? प्लांट ब्रीडिंग आर्ट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 35 है, लिपाफिस एरिसीमी किसका एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है? लिपाफिस एरिसीमी इज द इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ। लिपाफिस एरिसीमी इज द इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ मस्टर्ड। किसका इंपॉर्टेंट पेस्ट है? मस्टर्ड का इंपॉर्टेंट पेस्ट है। ये मस्टर्ड एफिड का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सेम फील्ड इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर इट इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? इसे हम क्रॉपिंग स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम क्रॉपिंग स्कीम कहते हैं कि हमको कौन कौन सी क्रॉप्स लगानी है, ठीक है, एक ही फील्ड में किस किस टाइम लगानी है, तो इसको क्या बोला जाता है? क्रॉपिंग स्कीम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रो अंडर द एडवर्स कंडीशन टू गेट पार्शियल प्रोडक्शन इज नोन है। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? आकस्मिक खेती कहते हैं। कंटीजेंट क्रॉपिंग आकस्मिक खेती कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेशन गलत है, इंग्लिश में सब्सटेंसेस लगा है, इसका मतलब निर्वाहक होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंटीजेंसी क्रॉपिंग कहते हैं, आकस्मिक खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों को अधिकतर ये कंसेप्ट नहीं पता। एम्ब्रोसैक में हाउ मैनी सेल्स और हाउ मैनी न्यूक्लियस होते हैं? एम्ब्रोसैक में कितनी कोशिकाओं और कितने केंद्रक होते हैं? ये पूछा गया है कि ये एक एम्ब्रोसैक है, इस एम्ब्रोसैक के अंदर कितनी कोशिकाएं कितने केंद्रक होते हैं? दोस्तों 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक होते हैं। कितने? याद रखना, 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक होते हैं। 7 सेल्ड एट न्यूक्लियस। एम्ब्रोसैक जो होता है इसके अंदर कितनी 7? 1 सेल 2 3, मैं आपको देखो तो टोटल 7। 3 क्या होती है? एंटीपोडल, 1 ऊपर 2 3, ये तीनों क्या होती है? एंटीपोडल होती हैं। इसके बाद यहाँ नीचे सिनर्जेड सेल, 2 सिनर्जेड 5 हो गई, एक एक्स सेल होती है 6 हो गई, ठीक है। और बीच में एक क्या होती है? सेंट्रल सेल। बीच में एक क्या होती है? सेंट्रल सेल। तो कोशिकाएं कितनी हो गई? 7। केंद्रक 8 कैसे हो गए? एक केंद्रक 2 3, ऊपर 3 केंद्रक, यहाँ पर नीचे 3 6 केंद्रक, और सेंट्रल सेल के अंदर कितने केंद्रक होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं। तो 8 न्यूक्लियस 7 सेल किसके अंदर? एम्ब्रोसैक के अंदर प्रेजेंट होती है। तो वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है दोस्तों? कैम प्लांट, फिर C4 और C3। करेक्ट आंसर है डी, कैम प्लांट, इसका C4 और इसकी C3। नेक्स्ट है सिल्वर फिश किस ऑर्डर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सिल्वर फिश किस ऑर्डर में आती है? दोस्तों सिल्वर फिश का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? थाइसिनियोरा। सिल्वर फिश बिलोंग्स टू ऑर्डर थाइसिनियोरा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस जो क्वेश्चन है इनकी PDF फाइल को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।